अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का और ख़ासकर और ऑल इंडिया एजुकेटर समिट 2022 के ऑर्गेनाइज़र्स का मशकूर हूँ कि मुझे एक मौका दिया ऑल इंडिया से आए हुए एजुकेटर्स को इस टॉपिक से मुखातिब करना। ये सच है कि ये टॉपिक बहुत अहम है। अच्छा जाए कि ये आपसे रास्त ये मौजू ताल्लुक़ रखता है या नहीं, लेकिन इसकी अहमियत अपनी जगह है। तो इसमें ख़ासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत आते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। इसमें 3 चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। एक तो हम रजिस्ट्रेशंस ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ देखेंगे, इसके बाद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स पर नज़र डालेंगे, फिर उसके बाद जीएसटी के और आईटी के प्रोविजंस को भी इंशाल्लाह देखेंगे। तमहीदन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं और कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो ट्रस्ट क्या होता है, फिर ट्रस्ट के किस एक्ट में वो रजिस्टर होंगे, ये सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी किस एक्ट में रजिस्टर होगी, कुछ चीज़ों पर हम लोग आज इंशाल्लाह देखेंगे। ट्रस्ट के जो माने हैं, ट्रस्ट 2 लोगों से बनता है, मिनिमम 2 लोगों से बनता है, एक सेटलर है और एक ट्रस्टी है। कोई एक आम जो ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपके जहन में ख्याल आया, आपने अपनी जायदाद किसी ट्रस्टी के हवाले कर दी, तफवीज़ कर दी, फिर वो एक ट्रस्ट डीड बनता है। फिर ये 2 लोगों से फिर जो लोग उसके बेनिफिशियरीज होंगे, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। सोसाइटी का जहाँ तक सवाल है, ये 2 से ज़ायद लोगों से, मिनिमम 7 लोग मिलकर एक मकसद को हासिल करने के लिए एक सोसाइटी का क़याम करते हैं। तो उसके ये माने हैं। ये ट्रस्ट जो बनता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत बनता है, और यहाँ कर्नाटका में, चूँकि मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं कर्नाटका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के तहत यहाँ पर कर्नाटका में सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत जो दूसरे स्टेट्स के, हर स्टेट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन हासिल करते हैं। इसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है, बेस डॉक्यूमेंट ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड है, सोसाइटी का बायलॉज है। और जो कम से कम लोग ट्रस्ट में चाहिए वो 2 हैं, 2 से ज़ायद हो सकते हैं। सोसाइटी में कम से कम लोग 7 हैं, 7 से ज़ायद नंबर्स का इन ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में जिक्र नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। और ये कहाँ रजिस्टर होगी? ट्रस्ट रजिस्टर होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहां आप प्रॉपर्टी और लैंड एंड बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराते हैं, वहीं पे ट्रस्ट रजिस्टर होगा। और सोसाइटी रजिस्टर होगी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में। इसके बाद इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है ट्रस्ट का, अभी भी वो ऑफलाइन ही है। आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी होगी डीड राइटर से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो आप जाके सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर कराना है। अभी यहाँ पर कर्नाटका में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया गया है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट जो है मैनेज कर ट्रस्टीज से होता है, और सोसाइटी जो है उसकी एक ऑफिस बेरर्स की बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये कंपैरिजन है ट्रस्ट और सोसाइटी का। इसके बाद हम आते हैं अपने असल मौजू पर, ऑडिट। ऑडिट क्या है? ऑडिट का जो डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिया है, वो एक मुनज़्ज़म अंदाज से, एक आज़ादाना तौर पर आपके मालियाती दस्तावेज़ात का मुआयना करना,
और उस पर अपनी उसके सही और मुनसिफाना होने पर एक राय देना, ये जो है ऑडिट है। ऑडिट में किन चीज़ें को कौन सी चीज़ें शामिल है, एक सिस्टमैटिक है, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करके। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई मतलब फिनेंशियली, जैसे अभी कानूनी तौर पर, मालियाती तौर पर, ज़ाती तौर पर, पेशा वराना तौर पर किसी भी तरह का जो इंस्टीट्यूट ऑडिट हो रहा है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट एक ऑडिट होता है। इसके अलावा यहाँ आपके ओचर्स देखे जाएंगे, फिर आपके रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे ट्रस्ट डीड है, बाईलॉज हैं, इस तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट से लेकर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का पूरा जायजा, पूरा मुआयना, उसका एक एक हिसाब किताब वो ऑडिट करेगा ऑडिटर। और यहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेड भी रहेंगे और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी रहेंगे, मतलब कमर्शियल इसमें एंटिटीज भी रहेंगे, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसका भी ऑडिट होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का भी ऑडिट होगा। और यहाँ एक राय देता है ऑडिटर कि ये जो दस्तावेजात हैं, मालियाती दस्तावेजात, इसका ये क्या ये मुनसिफाना है, क्या ये सही है, किस हद तक ये सही है, अपनी ये राय कायम करके वो ऑडिट रिपोर्ट में देता है। इसके बाद अब हम चलते हैं एक एक एक्ट को लेकर और कहाँ ये लाजमी करार दिया गया कि आपको ऑडिट करवाना है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के दफा नंबर 19 में ट्रस्टीज को ये लाजिम करार दिया गया कि वो अपना क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट, वाज़े और सही हिसाब रखे, और वो जो बेनिफिशियरीज हैं जब भी वो तलब करें उनको वो फर्निश करें और ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो दें। इसके बाद दूसरा जो एक्ट है वो नेक्स्ट कर्नाटका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1960 का। ये इसमें दफा नंबर 12 में ये कहा गया कि जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस, जो सोसाइटी की या ट्रस्ट की जो ऑफिस होती है, वहां पर हिसाब किताब मेंटेन करें, कहीं और नहीं, वहीं पर इसको हिसाब और किताब मेंटेन करना है। उसमें कहाँ से रकम आई और कहाँ हमने खर्च किया और क्या खरीदा, क्या बेचा, और हमारे असेट्स, हमारे जो असास हैं, हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं, तो हमारी जो असास और जिम्मेदारियां क्या हैं, तो वो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। ये दफ़ा नंबर 12 की बात है। इसके बाद दफ़ा नंबर 13 में ये वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में हमें रजिस्टर करवाया था, उनको सालाना एक ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी है। रजिस्ट्रार को हम ऑडिटेड इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पेश करनी है। तो ये यहाँ से हमें लाजमी हो जाता है कि हम हमारी सोसाइटी के दस्तावेजात को रजिस्ट्रार तक पहुँचाएं। हमने ये अक्सर देखा है, ये बात नज़रअंदाज कर दी गई बहुत सारे सोसाइटीज़ में। 5 साल तक रजिस्ट्रार आपको वक्त देता है, छूट देते, बाद में पूरा जो भी रजिस्ट्रेशन का ये था वो पूरा इनवैलिड कर देते हैं वो लोग, और पेनल्टीज लगती हैं। फिर बाद में बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, फिर हमको सब्सटैंशिएट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, इसके बाद इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 दफा नंबर 12A1 सब क्लॉज 1 के तहत हमें जो लोग यहाँ पर सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड हैं, जो सेक्शन 11 और 12 के एग्जम्पशंस को क्लेम करते हैं, उनके लिए फॉर्म 10AB एक फॉर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो फाइल करता है। ये फॉर्म 10AB, फॉर्म 10AB ऑडिट रिपोर्ट है। यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी ऑडिट को लाजमी करार देता है। अगर हम सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में, जहाँ सेक्शन 11 और 12 क्या है, जो भी इनकम हमारा है वो पूरा इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है, तो ये सेक्शन 11 और 12 के एग्जम्पशन अगर हम क्लेम कर रहे हैं जो सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए ये ऑडिट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट, ये थे कुछ एक्ट्स और उसके जो दफात थे, वो ऑडिट की लाजमी चीज़ें हमें मालूम पड़ी।
इसके बाद आते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 तरह के होते हैं। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, उसके बाद नोट्स। तो ये 4 चीजें ही हमें लास्ट में पूरे हिसाब किताब साल के गुजर जाने के बाद, मार्च के बाद जब ऑडिट होता है, तो ये पूरा उसका एक रिजल्ट हमारे आउटकम हाथ में जो आता है वो ये 4 चीजें हैं। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्सर ये देखा गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे में चीजें खलत मलत कर देते हैं। तो यहाँ हमें वाज़ेह होना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आने हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर कैश जो भी हमें रकम हासिल होती है रसीद के, हम जो भी रकम रिसीव करते हैं रसीद पे, तो वो सारी चीजें, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो वो सारी चीजें हमें आर&पी में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल करनी है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आती। जैसे सैलरी, आपके स्टाफ है उनकी सैलरी को आप 31st डे या लास्ट डे ऑफ द मंथ को आप तय कर देते हैं कि भाई आप ये स्टाफ है इतना उनको देना है, लेकिन दिया नहीं गया है अभी। लास्ट डे देना है करके तय हुआ, आपने अकाउंट कर लिया, वो दिया नहीं गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट मंथ के रिसीट एंड पेमेंट में वो जरूर शामिल होगा, जबकि चूंकि आपके पास से वो रकम चली गई। या किसी स्कूल का बच्चा है या मदरसे का बच्चा है जिससे आप ये इतना फीस है आपकी, ये आप उसको देना है, ये इनकम है आपका, लेकिन दिया नहीं है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर शामिल करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं। तो ये फर्क है, जो आया नहीं है या दिया नहीं गया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शामिल होगा, जो आ चुका और जो आपसे चला गया वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल होगा। ये 2 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं जिसमें ये रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन है। इसके अलावा अब यहाँ जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बताया आपको 4, उसके कुछ उसूल हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर कब आप उसको अकाउंट करेंगे, कौन सा खर्चा कब अकाउंट करेंगे, अभी खर्चा नहीं हुआ तभी अकाउंट करेंगे, या खर्चा जब आपने पैसे दे दिए उसको तब अकाउंट करेंगे। ये उसूल आपको बताएगा कि रिकग्निशन आपको कब करना है। अभी इनकम है, स्कूल के बच्चे आपको फीस पे करते हैं, जैसे पूरे अभी तो सेमेस्टर वाइज स्कूल के फीस कलेक्शन होते हैं, कोई एनुअली फीस कलेक्ट करता है, तो वो पूरे बच्चों का एक साथ आप अगर अकाउंट करेंगे, जब आपके पास इनकम आया ही नहीं, तो वो कब अकाउंट करेंगे, वो प्रिंसिपल्स आगे के स्लाइड्स में आएंगे। उसके बाद वो कितना आपको अकाउंट करना है और कैसे उसको दिखाना है, कब अकाउंट करना है, कितना अकाउंट करना है, कैसे उसको दिखाना है, ये 3 जो उसूल हैं वो आगे के स्लाइड्स में इंशाल्लाह आएंगे। अब एक एक करके आप यहाँ पर देखिए, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जैसे स्कूल है, आपका कोई स्कूल है, ट्यूशन फीस आती है, या स्कूल फीस या ट्यूशन फीस हम नॉर्मली उसको बोलते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें अकाउंट करना है। आपका एक कोर्स है जो 2 साल पर मबनी है, आप एक साल का उसके पास स्कूल फीस ले रहे हैं या 2 साल की एक साथ ले रहे हैं। अगर आपने 2 साल की एक साथ ले लिया तो आप एक ही साल में पूरा इनकम आप अकाउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो 2 साल पर फैली हुई है। तो इस तरह उसको हम ओवर द टाइम पीरियड हम उसको फैलाएंगे। इसके बाद वन टाइम चार्जेस, जैसे आप एडमिशन चार्ज लेते हैं, एडमिशन फी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, तो ये कब आपको लेते हैं तभी उसको अकाउंट करना है। अगर आपको नहीं मिला है, ये वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद पीरियोडिक चार्जेस हैं, जैसे आपके स्कूल के कुछ मैगजीन्स हैं या कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, वो किस टाइम पीरियड पे, फॉर एग्जांपल आपके 12 कॉपीज निकलते हैं 12 महीनों में, तो 1 महीने की जब तक वो कॉपी उनके हाथ में पहुंचने जाती तब तक उसको अकाउंट नहीं करना है, मतलब ओवर द टाइम पीरियड इसको अकाउंट करना है। इसके बाद सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ये वन टाइम होता है। स्पॉन्सरशिप फीस है, जैसे कोई प्रोग्राम आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो उसको, अगर वो जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन हेल्ड हुआ, इसका कोई इनकम है,
वो ये फंक्शन जब हो जाता है तब उसको अकाउंट करना है। फिर इसके बाद रेंट है, आपने कोई अपनी प्रीमाइसेस रेंट को दी है तो वो रेंट एट द टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, फॉर एग्जांपल वही 6 महीने या 12 महीने का रेंट किसी ने एडवांस दिया है तो उसको महीना महीना ही आपको अकाउंट करना है, ना कि पूरा एक साथ। या एक एक बार क्या होता है 2 साल का रेंट भी अगर कोई आपको एडवांस दे दे, लेकिन उसको एडवांस एज ए लायबिलिटी रखेंगे, वो एक जिस महीने का जो रेंट है उसी को हम अकाउंट करेंगे। इसके बाद अगर कोई स्कूल कैंटीन चलाता है, कैंटीन है यहाँ पर तो है बड़ा कैंटीन, लेकिन आपके मदारिस में आपके स्कूल्स में भी कैंटीन होगा। तो कैंटीन अगर चल रही है, अगर वो ओन कैंटीन है तो वहाँ जो प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, जो भी खाने के चीज़ें बेची जाएंगी, उसको जब बेचेंगे तभी उसको अकाउंट करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रास से ताल्लुक़ है, लेकिन आपका भी इसमें तवज्जो होनी चाहिए, ताकि कैसे वो अकाउंट कर रहे हैं वो उसकी जांच को भी आपको करना है, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं। ये बात, इसके बाद मेस चार्जेस अगर आपने लिए हैं तो ये टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसको अकाउंट करना है। इसके अलावा अगर आपकी कैंटीन किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दे दिया तो कैसे, वो कितने समय के लिए, कितने वक्त के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपको अमाउंट देगा, लेकिन वो अमाउंट एक साथ अकाउंट नहीं करना है। जब जैसा वो आप कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसके हिसाब से हमें अकाउंट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फीस है। स्कूल की बस आपके पास है, आप खुद उसको ओन करते हैं, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको अकाउंट करेंगे। जैसे इसको ये महीने भर आप ले रहे हैं, या 3 महीने में एक बार ले रहे हैं, या 6 महीने में एक बार ले रहे हैं, इस साल की पूरा एडवांस ले रहे हैं, तो जिस महीने में आप उसको लिए हैं उसी महीने में उसको अकाउंट करना है। बाकी के, अब फॉर एग्जांपल 12 महीने का आपने ट्रांसपोर्टेशन फीस ले लिया, लेकिन या 2 साल का आपने ले लिया, लेकिन आपको ये साल, जैसे एक साल के एक बार हम लोग हिसाब क्लोज करते हैं, तो 2 साल का भी एक साल में हमको इनकम नहीं दिखाना होता है, उसको हम स्प्लिट करेंगे। अगले साल का जो इनकम है वो एडवांसेस में दिखाएंगे और उस साल का इनकम हम इनकम में दिखाएंगे। तो इस तरह उसको बाइफरकेट करना होता है। अगर किसी दूसरे तीसरे शख्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हॉस्टल है आपके पास तो वो हॉस्टल वो भी सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उसको आप अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट, आप बुक्स बेच रहे हैं या यूनिफॉर्म्स आपके स्कूल में बेचा जा रहा हो, तो वो भी आप अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको अकाउंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट में एक बार अमाउंट आ जाता है, हमारा उसमें कोई हेडेक नहीं रहता कि वो कितने बिका कितना नहीं बिका, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्टर पे जाता है। अगर हम लोग नहीं ये बोल रहे हैं कि आप बेचो लेकिन हमको इतना कमीशन आप दे दीजिए, वो कमीशन को हमें अकाउंट करना है और बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब इतने बुक्स बिक गए उस पे से फला परसेंटेज हमारा है, वो परसेंटेज हमारे इनकम में आएगा। नेक्स्ट, ये एक्सपेंसेस हैं, यहाँ तक इनकम का था, तो यहाँ से एक्सपेंसेस हैं। जैसे आपका मेन जो सैलरी एंड अलाउंसेस होता है वो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सैलरी पेएबल करके हम अकाउंट करते हैं। जब भी अकाउंट करते हैं तो सैलरी अमाउंट एक्चुअली पेड और पेएबल, कभी कभी क्या होता है हमारे पास फंड्स नहीं होते तो हम लोग अकाउंट कर देते हैं लेकिन देते नहीं, तो वो लायबिलिटी में रहेंगे प्रोविजंस में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी किसी ने मांगा नहीं, वो हमारे अकाउंट्स में उसको खर्चा डालना था, डाल दिए, अब बाद में आप दिए उसको, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। प्रोविडेंट फंड है, डिप्रिसिएशन है, जो दूसरे एक्सपेंडिचर हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी आपके इदारे के एक्सपेंसेस हैं, पूरे एक आप वोचर, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके पास वोचर्स होंगे, कैश पेमेंट्स के, बैंक पेमेंट के वोचर्स आपने प्रिंट करवाए होंगे, और जो भी आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पैसा जाता है वो पूरा के पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, वोचर्स के साथ उसको अटैच करना है।
कोई भी पेमेंट विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आ सकता है, हमें पूछ सकता है कि ये आपने खर्चा दिखाया लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स आप हमें बताइए। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अभी हम फिक्स्ड एसेट्स पे आएंगे, बैलेंस शीट के आइटम्स हैं ये। फिक्स्ड एसेट्स में 4 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। एक है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, जिस 2 तरह की यहाँ पे डिस्क्लोजर्स हैं फिक्स्ड एसेट्स में। एक आपने लैंड खरीदी, जिस पे वो खरीदा, जिस अमाउंट पे वो खरीदा वो हमें दिखाना है। यहाँ पे क्या होता है, एक 4 साल 5 साल के बाद वो लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, लैंड का मार्केट रेट बढ़ जाता है, तब लोग बोलते नहीं ये वैल्यू इतनी ज्यादा है इसकी, लेकिन हमने कम पे दिखाया। फिक्स्ड एसेट एज पर अकाउंटिंग रूल्स, जिस पैसे में आपने उसको खरीदा है उतने ही में उसको दिखाना है, मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस, और अगर खुद से जो भी अमाउंट, अभी यहाँ क्या होता है, एक लैंड खरीदी, फिर हमने मदरसे का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया या स्कूल का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, लैंड के लिए खर्चा हुआ, स्कूल बिल्डिंग के लिए भी खर्चा हुआ। कभी कभी क्या होता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो वन टाइम का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार हम करते हैं, जैसे सैलरी वगैरह है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कभी कभी हमने दीवार के लिए खर्च कर दिया, कुछ फर्नीचर्स के लिए खर्च कर दिया, तो ये सारी चीजें रेवेन्यू में चले जाते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम दिखता है, असेट्स में जाना चाहिए, ये बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं। तो जो चीज रेडी टू यूज होने तक के लिए जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही में जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स पे जाएंगे, क्योंकि वक्त मुझे 30 मिनट दिया गया है। यहाँ से हम लोग इनकम टैक्स की जर्नी शुरू करेंगे, ये दूसरा हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ जो इदारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे अभी जिनको सेक्शन 1023C का अप्रूवल नहीं मिला है, तो नॉर्मली ये क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमें एक ट्रस्ट कायम किया, सोसाइटी कायम की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया, इनकम टैक्स ये हम सोच लिए कि इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1023C मतलब यहाँ तक एक लिमिट है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं तो उनके लिए नहीं है, इनकम टैक्स उनके लिए पूरी तरह माफ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लास्ट ईयर तक उसका टर्नओवर 1 करोड़ था, अब यहाँ से उसको 5 करोड़ तक कर दिया गया है। 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से कम और 5 करोड़ तक का अगर ग्रॉस रेवेन्यू है हमारा, मतलब जो स्कूल फीस कलेक्ट होती है, दूसरे जो रिसिट एंड पेमेंट का जो राइट साइड है रिसिट्स का, वो अगर 5 करोड़ से नीचे तक है तो वहां तक हमें कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उससे ज्यादा हो जाता है, 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो वहां हमें 1023C की अप्रूवल की जरूरत है। तो वहां के जो हमारे जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जाम्पशन वार्ड के, उनसे हमें 1023C का अप्रूवल लेना है। नेक्स्ट, अब यहाँ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ इसको लाजमी करार दिया गया। 139 सेक्शन 139 एक सेक्शन है जो सब इंडियन असेसीज को, सिटीजन्स को ये बोलता है कि आपका एक इनकम है जिसके ऊपर आप चले जाएं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। नॉर्मली क्या होता है, 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी का इनकम है तो उसको जरूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो ट्रस्ट को ये सेक्शन है जो 2002 में लाया गया, 139(4)(c), जिसमें ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज को जो रजिस्टर्ड हैं 12AB में, 1023C में और 1046 में, तो इनको ये कंपलसरी है कि वो ITR फॉर्म फाइल करे। ITR फॉर्म उसका ITR 7 है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ITR 5, इस 7 तरह के फॉर्म्स हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल होते हैं। यहाँ ट्रस्ट सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ITR 7 एप्लीकेबल होता है। ट्रस्ट सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड 12AB में, 1023C में, 1046 में जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए ITR 5 एप्लीकेबल होता है। ये ITR फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट,
अब क्यों चाहिए 12AB और 80G सर्टिफिकेट? बहुत सारे लोग एक आम अपने इसमें 12AB रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, 80 आपका इदारा 80G में रजिस्टर्ड है या नहीं है पूछते हैं। तो क्यों हमें 12AB को और 80G को जाना चाहिए? 12AB में क्या होता है? 12AB में हमारा जो भी इनकम है, जो टोटल इनकम है, आमदनी और खर्च के बाद जो बचता है सरप्लस, वो पूरा माफ होता है अगर हम 12AB में रजिस्टर्ड हैं। अगर नहीं है तो इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट है 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ऊपर चला गया तो 30%। ये स्लैब में हम पढ़ेंगे। अगर हम 12AB में रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स पे करना लाजमी हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रहे कि हम 12AB में रजिस्टर कराएं। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है फौरी वो रजिस्टर कराएं। उसके बाद एक हमारा लीगल रिकग्निशन मिलता है। 12AB में रजिस्टर्ड हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमने अपना इदारा 12AB में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाया, एक लीगल रिकग्निशन हमें मिलता है। फिर हमारा एक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाता है कि भाई ये इदारा है, फेक नहीं है। तो ये इदारे की मौजूदगी की होने की एक अलामत है, ये एक प्रूफ है। सेकंड क्या है, आप तीसरा जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं। बहुत सारे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या गवर्नमेंट खुद अपने कई मिनिस्ट्रीज के तहत ग्रांट्स देती है। जो 12AB में रजिस्टर्ड है उन्हीं को वो ग्रांट्स मिलते हैं, अगर नहीं है तो नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए भी हमें 12AB में और 80G में रजिस्टर होना जरूरी है। और ये 80G अगर है तो आपको फंड्स कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए 80G वाले इदारों को अपना डोनेशन देते हैं। अगर 80G नहीं है तो उनके लिए भी फायदा नहीं है, हमारे लिए भी फायदा नहीं है। तो यहाँ 50% हम लोग ये वहां पर जो लोग 50% तक डिडक्शन क्लेम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये रजिस्ट्रेशन है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं कि इनकम टैक्स में, GST में कानूनी तौर पर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। खासकर आपने देखा भी होगा दूसरे रियासतों में मदारिस पर किस तरह के हमले हुए, बंद भी हुए। तो ये सारी चीज़ें आप अगर मद्देनज़र रखकर चलें तो हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द हम इन रजिस्ट्रेशंस को हासिल करें। यहाँ जो लोग रजिस्ट्रेशन हासिल करते हैं 12AB में, उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अता किया जाता है, वो 3 साल का होता है। उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यहाँ 2 तरह के रजिस्ट्रेशन है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और एक फाइनल रजिस्ट्रेशन है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल का होता है। वो कब अप्लाई करना है? आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो लोग कन्वर्ट किए, जिनका 12AA में रजिस्ट्रेशन था, 12AB में रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट हुआ, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 6 महीने पहले अप्लाई करें। या अगर नया है तो 6 महीने तक का आप अगर कोई ऐसी साइजेबल एक्टिविटी कमेंस कर चुके हैं तो जब अप्लाई करें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है, वो ऑटोमेटिक है। ऑनलाइन में आपके चार्ट अकाउंटेंट्स, आपके ऑडिटर्स अप्लाई करेंगे, CPC बैंगलोर उसको अलाउ कर देगा। पूरे इंडिया का CPC बैंगलोर देखता है, CPC बैंगलोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा। फिर उसके बाद वो जब वो उनके पास जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने के अंदर देना है। इसके बाद प्रोविजनल के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन है। पहले क्या था, एक बार अगर आपने 12AB में या 12AA में रजिस्टर कराया तो वो टाइम लिमिट नहीं था, उसका लाइफ टाइम के लिए था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, उसको 5 साल की कैद लगा दी गई, क्योंकि उनको ये मालूम हुआ कि ट्रस्ट और सोसाइटीज में बहुत सारे लोग घपला कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी आड़ में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए 5 साल में एक बार उसको रिन्यूअल कराना है। और बहुत सारे सख्त कानून भी लाई हैं। अगले इसमें हम देखेंगे। हाउ मेनी मिनट्स आई हैव? इट ओवर? ऑलमोस्ट ओवर। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो 115 एक सेक्शन है, 115 TDD और 115 BBI, ये 1/4/2023 से लागू होगा, अगले साल से। यहाँ जो जिनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर डिपार्टमेंट को ये मालूम पड़ा कि आपने गलती, मतलब ऐसी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है आपकी जिससे रजिस्ट्रेशन मिले, कैंसिल कर सकती है। और अगर जो अभी फॉर एग्जाम्पल वो, और उसके बाद कैंसिल करने के बाद उसके बाद 30% टैक्स भी लगा सकती है। ये एक सेक्शन है, बहुत डेंजर सेक्शन है। और एक सेक्शन और भी है 115 BBI,
जो आपको अभी आपने एक मकसद के लिए पैसे किसी से लिए डोनेशन, और वो उन्होंने ये बताया कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगी, लेकिन आपने उसको दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर दिया और ये बताया कि मैंने उसके लिए इस्तेमाल करी, तो वहाँ मालूम हो जाएगा आपके ऑडिट एविडेंस में 30% वो टैक्स लगेंगे। नहीं, ये गलत है आप जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर इस तरफ होना चाहिए था, ये दूसरी आपके मेन ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह के जो कवानीन हैं वो लाए गए हैं। नेक्स्ट अब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्रस्ट डीड कॉपी होना है, बाईलॉज होना है, ये कुछ प्रोविजनल प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो वो लें, पहले अगर दिया गया है तो वो लें, और 3 साल की मैक्सिमम एनुअल अकाउंट्स होने हैं। अगर नया ट्रस्ट है, नया सोसाइटी है तो कोई बात नहीं, तो और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं वो भी आपको देना है फोटोज के साथ एक्टिविटी रिपोर्ट में। फिर उसके बाद जो लोग उसके ट्रस्टीज होंगे या ऑफिस बेरर्स होंगे, उनके पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, उनका ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, ये सब देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई हैव एग्जॉस्टेड माई टाइम, आई थिंक 10:45। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो इसमें कुछ जीएसटी के प्रोविजंस को भी लाना था, वो नहीं आ सके, पीपीटी में वो अवेलेबल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि ये पीपीटी आप यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दें। आई रिक्वेस्ट यू। जज़ाकल्लाह, आपने सब्र के साथ, ये आपका जो टॉपिक आपका है नहीं, लेकिन फिर भी आप सुने, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।